90 सीटों पर मतदान के बाद प्रदेश के मौसम की तरह दावों का मौसम भी बन रहा है। चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस में तरह तरह के मुद्दों पर सियासत गरमा रही है, तो दावों की बौछार भी दिख रही है। दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस बार बहुमत का आंकड़ा हम ही पार कर रहे हैं। पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने 52 से 54 सीटें जीतने का दावा किया, तो सीएम भूपेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि रमन सरकार में इतनी सीटें नहीं आई तो अब कैसे आएंगी। खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है। उन सब के निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 52 से 54 सीटों पे बढ़त के साथ सरकार बनाएगी। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पे था तब 55 सीट से 52 सीट से ऊपर नहीं गया। अब कहाँ से आ जाएगा? तो ये 3 तारीख तक के अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बनाने के लिए एक करें, ठीक भी कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पास है क्या? जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो 15 सीट से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह के दावे के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी जीत का दावा दोहराया, तो कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में मिलेगा और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, ये तय है। और सभी जगह से फीडबैक अच्छे आ रहे हैं। हमारे प्रभारी जी ने भी सभी हमारे एमएलए प्रत्याशी से चर्चा की है और हम लोग भी सब जगह से चर्चा कर रहे हैं और ये अच्छा फीडबैक कांग्रेस के पक्ष में आया है। सियासत रियल पर ही नहीं रुकी, सोशल मीडिया पर भी गरमाई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की लंका में सन्नाटा पसरा है, तो कांग्रेस से भी तंज भरा ट्वीट सामने आया, जिसमें लिखा था, खाली बर्तन और अधूरा ज्ञान बहुत शोर मचाता है। दोनों ही पार्टियों के दावे और बयानों के तीर चुनाव की गर्मी को नतीजों के आने तक बढ़ाते रहेंगे, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पार करने का किसका दावा सच होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है दावों का मौसम। छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजों से पहले दावों की बौछार हो रही है, तो सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गई है। लेकिन क्या बिना लहर के चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार करना इतना आसान होगा, या फिर ये दावे सिर्फ उत्साह बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं? आज इस डिबेट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 5 साल की कांग्रेस सरकार पर जनता फिर भरोसा जताने जा रही है या फिर बीजेपी परिवर्तन लेकर आ रही है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 मेहमान। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से प्रवक्ता हैं सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। और अनिरुद्ध जी, पहली टिप्पणी आपसे, क्या लगता है, दावे तो देखिए सोशल मीडिया पर भी किए जा रहे हैं, आमने सामने भी किए जा रहे हैं, लेकिन बहुमत से सरकार बनाना और इसके साथ ही एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाना इतना आसान होगा दोनों ही दलों के लिए? देखिए क्या है कि ये तो तय है कि यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है बहुमत लाएगी। मतलब यहाँ पे ठीक है कि और भी छोटी छोटी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन बहुमत लाएगी। लेकिन जो दावे हो रहे थे वो अलग अलग तरह के दावे सुनने मिलते रहे थे। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े से लेकर बात के क्रम के भी नेता की बात कर लूं तो 75 प्लस की बातें किया करते थे। फिर भारतीय जनता पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कहा था रायपुर में मीडिया से जब बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि 65 प्लस रहेंगे। अभी रमन सिंह जी की जो बात सामने आई, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की, तो उन्होंने कहा कि जो जितनी हमारी चर्चा हो रही है, लोगों से आपसी बातचीत हो रही है, तो ये लग रहा है कि 52-54 तक हम पहुंच जाएंगे। तीनों बातें अलग अलग है। और इसमें अभी देखिए क्या है कि इस बार जो है चुनाव जो है परिणाम काफी चौंकाने वाले रहेंगे। मेरा अपना एक अंदाज है कि इसमें जो है कई जो है पुराने चेहरे, बड़े चेहरे, उनके लिए जो है खतरा जो है उनके सामने मंडरा रहा है। और ये भी है कि मुझे कि मेरा अपना अनुमान है कि नई लीडरशिप उभरेगी, चाहे वो कांग्रेस की तरफ की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की। जो हमेशा जो नई लीडरशिप की जो बात होती है, तो वो अब जो है इस चुनाव का जो परिणाम आएगा वो दोनों तरफ दिखाई देगी, जहां तक कि ये मेरा अपना मानना है।
और रही बात दावों की, तो देखिए क्या है कि ऐसा कौन सा चुनाव होता है कि दावे नहीं होते। लेकिन देखिए क्या है कि शुरुआती चुनाव हम की बात करें 2003 का, 8 का जी और 13 का, जी तो ये इसमें जो है 90 में से कोई भी जो किसी भी पार्टी का जो है 52 से ऊपर नहीं गया। मतलब ये मेरे ख्याल से तो 51 भी रहा होगा। जी 18 में ही था कि मतलब एक बड़े विस्फोटक तरीके से कांग्रेस जीत कर आई 68 सीटों के साथ। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसा विस्फोटक नतीजा किसी पार्टी के पक्ष में नजर आएगा। लेकिन हाँ, जिसके भी पक्ष में नजर आएगा तो बहुमत तो नजर आएगा, ये तो तय है। जी और अभी बहुत कश्मकश इसलिए भी रही क्योंकि छोटी छोटी पार्टियों की भी चर्चा हो रही थी। हालांकि कोई जो है एकदम मतलब चौंकाने वाला और कोई इतिहास छोटी पार्टियां रचेंगी ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो छोटी पार्टियां, चलिए मैं छोटा शब्द भी उठा लेता हूं क्योंकि बात सम्मान की होती है, तो यहाँ पे अजीत जोगी जी की बनाई हुई जनता कांग्रेस यहाँ पे मैदान में थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी ने जो बनाया था हमर राज पार्टी, वो मैदान में थी। बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक एक दो जीतते आते रहे थे, वो मैदान में थी। और इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं वोट काटने का जो है एक बहुत बड़ा जो है एक कारण ये जो बनेगी, ये पार्टियां जीत का अंतर है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से अभी आपने बताया, तो क्या इसे एक इशारा समझे कि कुछ वरिष्ठ नेताओं का करियर खत्म हो सकता है इस चुनाव में? देखिए क्या है कि जब भी कोई बड़ा नेता हारता है, मतलब कुछ हम एक दो तीन अपवाद स्वरूप छोड़ दें, तो निश्चित रूप से उसके सामने चुनौतियां तो बढ़ जाती है। अगर ये सरकार रहे तो चुनौतियां रहती है, और सरकार नहीं रहे तो बहुत मतलब है ना, बड़ी कश्मकश वाली स्थिति आ जाती है। तो ये जैसे मुझे आसार नजर आ रहे हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है कि कुछ जो बड़े चेहरे जो मतलब जीत दर्ज करते थे और जो है मतलब सुर्खियों में रहते थे, और जिनका नाम जो है जनमानस, जिनके नाम से अच्छी तरह परिचित रहा करता था, उनके ऊपर खतरे के बादल इस चुनाव में मंडराए हैं। और वो जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि नतीजे के रूप में 3 तारीख को सामने आए। बिल्कुल 3 तारीख को अनिरुद्ध जी देखना होगा। राजीव जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, 3 बार बीजेपी सत्ता में रहती है, लेकिन 18 के जो परिणाम रहे वो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे, कांग्रेस को बहुमत मिला। लेकिन इस बार जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि 52 से 55 सीटें हम जीतेंगे, बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसका आधार क्या है? देखिए, जो ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट जो पोलिंग एजेंट थे और हमने उनसे जो तैयारी, जो कैलकुलेशन शीट रहती है, तो उसके आधार पर जो हमारे पंडाल में जिस प्रकार से लोग आए भारतीय जनता पार्टी की पर्ची लेकर, तो उसमें एक बहुत बड़ा उत्साह, जिसे हम प्री एग्जिट पोल कह सकते हैं, तो उसमें जो हमने सर्वे किया, देखिए भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है कि चुनाव के पहले एक सर्वे होता है कि मतदाता कहाँ कौन रहता है, किसका ट्रांसफर हो गया है। मान लीजिए कोई मतदाता दूसरे मोहल्ले में चला गया तो उसे अपने मोहल्ले में तब्दील करना, तो एक हमारी ग्राउंड वर्किंग होती है, जिसे हम कहते हैं एक मतदान एक पोलिंग बूथ में एक बूथ 10 जवान। वो हमारी एक कार्य योजना है जिसमें हमारे बूथ स्तर पर कार्यकर्ता रहते हैं। वो जो सर्वे रिपोर्ट आई है, बहुत शानदार सर्वे रिपोर्ट आई है, और वो कह रहे हैं कि जो अधिकांश मतदाता है वो चाहते थे कि सामंजस्य की सरकार बने, कि केंद्र में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और राज्य में भी हमारी सरकार। ठीक है राजीव जी, लेकिन 18 में जब अमित शाह पहुंचते 18 के चुनाव से पहले, तब 65 पार का नारा दिया जाता है, लेकिन तब तो आप 15 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। तो उस बार क्या सर्वे नहीं कराएगा? उस बार भी आपको अंदेशा लग गया था सर्वे में? नहीं, देखिए 18 की देखिए रितु जी, हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां होती है। हर चुनाव में जैसे मौसम अलग अलग बदलता है, सावन आता है, लेकिन दावे तो हर चुनाव में जीत के किए जाते हैं। 2018 की, हाँ नहीं 2018 की परिस्थितियां थी। 3 जनादेश एक पार्टी को मिला था, जिस पार्टी का सन 81 तक कोई आधार नहीं था छत्तीसगढ़ में। उस पार्टी को यहाँ पर हमें प्रचंड बहुमत मिला, 3 जनादेश मिला। तो उसके बाद लोगों ने बोला चलिए इस बार बदल कर देखते हैं। ये एक जनभावना है, हम उससे नम्रता से स्वीकार करते हैं, वो जनभावना थी। पर आज की जो जनभावना है वो है डबल इंजन की सरकार। आज की जो जनभावना है वो कुशासन का, जो कांग्रेस का कुशासन था, सड़क सड़क पर सट्टा, गली गली में गांजे की खेप पहुंचना, महिलाओं का जो आशीर्वाद मिला, जिस प्रकार से युवाओं का हमें आशीर्वाद मिला, जो पीएससी का घोटाला हुआ, जिस प्रकार से नव मतदाताओं ने, जो नए वोटर्स जुड़े रितु जी, उन नए वोटर्स ने भी बड़े उत्साह के साथ मतदान दिया। वो अब समझने लगे हैं कि इस देश में किसका शासन था, इस प्रदेश को किसने बनाया, किसने संवारा। ये जो सारे जो कैलकुलेशन थे, उस कैलकुलेशन से हमारे पास तो केवल जो डॉक्टर साहब ने कहा 52 से 53 सीट, कुछ 10 सीटें ऐसी है रितु जी
जिसमें कश्मकश की स्थिति है 50%। ठीक है, अब शायद वो जीत जाए या हम इस जीत जाए, कश्मकश के जिसमें आगे उन क्या सीटों कुछ को हम होगा। नहीं लेते ठीक हैं। है राजीव जी, 3 दिसंबर को नतीजे तो देखने ही होंगे। सुरेंद्र जी, आपके क्या दावे हैं? देखिए बीजेपी तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि 52 से 55 सीट तो हम जीतने ही वाले हैं, लेकिन कुछ और भी सीटें हैं जिन पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस इस पर क्या कहती है? रितु जी, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं को ख्याली पुलाव बनाने के लिए इस बार पर्याप्त अवसर मिला है। 10 दिन और बाकी है। 3 तारीख तक निश्चित तौर पर ये अलग अलग चैनलों में बैठ के अलग अलग तरह के दावे करेंगे। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फर्जी गारंटी है, इनके कार्यकर्ता ही उस पर भरोसा नहीं किए और उसके बाद और संघी भाजपाई जो हैं, ये भी 3 तारीख के बाद अफसोस जताने के अलावा और कोई चारा इनके पास बचेगा नहीं। तो अभी बढ़ चढ़ के इस तरह से दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो सही कहा ना, जब ये 3 बार सरकार बनाए तब इनको कभी 52-54 सीट नहीं मिली। अभी किस आधार पर दावा करते हैं? छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल रमन राज का कुशासन भी भोगा है और अब छत्तीसगढ़ की जनता 5 साल में जो समृद्धि आई है, जो छत्तीसगढ़ियावाद की पुनर्स्थापना हुई है, जो यहाँ के किसान, यहाँ के वनोपज संग्राहक, यहाँ के गौपालक, यहाँ के 27 लाख महिला समूहों को जो समृद्धि आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का काम भूपेश सरकार ने किया है, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत सारे भाजपा के जो दागी नेता, जिनको 18 में भी सबक सिखाया गया था और कुछ रह गए थे, रमन सिंह, अजय चंद्राकर, शिवरतन जैसे लोग, उनको भी घर बैठाने का मन जो है छत्तीसगढ़ की जनता बना चुकी है। ज्यादा समय नहीं है। बीजेपी की ओर से बदलबो का नारा भी खूब सुनाई दिया इस बार। ये देखिए, ये पनौती कौन है और कौन जुमलेबाज है, ये गूगल कर ले भाजपाई। छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 में फैसला कर दिया था और बदलबो का नारा तो 2024 में छत्तीसगढ़ की जनता करके देगी। 9 सांसद हैं भाजपा के। जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात आती है, हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले ट्रेन निरस्त किए गए। जिस तरह से केंद्रीय पुल में चावल की खरीदी में भेदभाव किया गया, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। तो बदलबो का नारा छत्तीसगढ़ की जनता 2024 के लिए रखी है और छत्तीसगढ़ की जनता समय आने पर मोदी सरकार को बदल के जवाब देगी। और जिस तरह से पूरे चुनाव के नतीजे देखेंगे सुरेंद्र जी, लेकिन उससे पहले फिलहाल नजर तो है 23 के नतीजों पर। अनिरुद्ध जी, जब कांग्रेस ने टिकट का वितरण किया, कई विधायकों के टिकट भी कटे, कई तरह की रिपोर्ट तैयार की गई और फिर वही जाकर बागी बन गए। साथ ही कुछ निर्दलीय प्रत्याशी तो है ही, इसके साथ ही अन्य दल भी हैं। तो ये जो तीसरे मोर्चे के रूप में प्रत्याशी सामने आए हैं, ये इस आंकड़े को बिगाड़ सकते हैं? देखिए, कांग्रेस ने 22 जो है सिटिंग एमएलए की टिकट काटी। ये बहुत बड़ा अपने आप में निर्णय है, क्योंकि मैं पूर्व के भी चुनाव को देखते रहा था और अक्सर चर्चाएं होती थी उन पूर्व के चुनाव के पहले कि जो हो इस बार तो दिल्ली से कड़ा फैसला होगा, सर्वे रिपोर्ट मायने रहेगी, रखेगी, जो हारता हुआ नजर आएगा उसकी टिकट कटेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ नेता जो है वहां पे दिल्ली में जाकर छत्तीसगढ़ के कुछ कांग्रेस नेता जो है दिल्ली में जाकर ऐसा दबाव बनाने में सफल हो जाते थे, जो दिल्ली वाले कुछ बेहतर भी सोचते थे तो वैसा हो नहीं पाता था और अंततः जो टिकट का वितरण मनचाहे तरीके से, सुनियोजित तरीके से या प्लानिंग बनाकर नहीं होता था। उसका नुकसान पूर्व में कांग्रेस झेलती रही है। लेकिन अब की बात करें तो अगर कहीं कोई पार्टी 22 लोगों की टिकट काटे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि उसमें जो है कुछ बागी होकर मैदान में उतर गए, जैसे अनूपनाग बस्तर में जो है, बस्तर की एक सीट है, नाम उसका बस्तर नहीं, लेकिन वहां पे अनूपनाग बागी होकर उतर गए। फिर यहाँ पे एक गोरेलाल बर्मन करके एक है, पूर्व में चुनाव हार चुके हैं, तो फिर वो वहां पे वो चुनाव लड़ने के लिए वो जो है वो निकल पड़े। तो ऐसे कुछ उदाहरण हुए। लेकिन ये होता है जब इतनी बड़ी संख्या में जब टिकट कटे। लेकिन आपने कहा कि जो और तीसरा मोर्चा और अन्य लोग, तो तीसरा मोर्चा और अन्य लोग, जहां तक कि जनता कांग्रेस जो है जोगी जी के द्वारा स्थापित पार्टी, जोगी जी मतलब अजीत जोगी जी, आज अजीत जोगी जी के नहीं रहने पर उसका कहीं ना कहीं जो है मतलब एक जो है एक वजन, एक जो है उसका एक जो है स्वरूप था, उस पर कहीं ना कहीं आघात तो पहुंचा था। उनके डेथ के बाद लग रहा था कि पार्टी जो है सुप्तावस्था में पहुंच गई है। मरणावस्था तो नहीं बोलूंगा, सुप्तावस्था, सोई हुई अवस्था। लेकिन अचानक पता लगा कि उसमें जो है वो चार्ज हो गई पार्टी। चार्ज हो गई पार्टी तो मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे जो है समीकरण को बिगाड़ देगी या फिर मतलब कुछ ऐसा कोई बवाल हो गया या कोई मतलब भूकंप आ गया। लेकिन हाँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है अमित जोगी, जो जनता कांग्रेस के जो है अध्यक्ष, वो जाके पाटन में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे भूपेश बघेल जी हैं जिस सीट से, भारतीय जनता पार्टी से जो है वहां पे विजय बघेल जी हैं। तो इस तरीके का जो है वो समीकरण बैठाया उन्होंने। फिर उधर वो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी,
और मतलब वो भी बड़े बिल्कुल, कॉन्फिडेंस अनिरुद्ध के जी साथ देखिए, कई दल भी हैं, कई प्रत्याशी भी हैं जो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जिन सीटों पर हमने देखा कि कांग्रेस ने टिकट काटे हैं सिटिंग विधायकों के, उन सीटों पर वोटिंग प्रतिशत भी इस बार बढ़ा है। तो क्या लगता है जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है किस दल के पक्ष में जा सकता है, क्या अनुमान इससे लगाया जाए? देखिए क्या है कि प्रतिशत बढ़ना उसको हम उसको जोड़ के नहीं देख सकते, लेकिन क्या है कि जिनकी कटी और कौन आया मैं उनके नामों पे नहीं जाना चाहूंगा जी। लेकिन एक जो है मैंने देखा कि कांग्रेस ने अगर कहीं जिनके काटे तो उनकी जगह पे जिनको लाया तो मतलब वो उतने ही काबिल थे या उनसे ज्यादा काबिल लोग थे। मतलब जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी जगह कहीं काट के किसी को लाया या तो उनके कहीं बरोबर थे या उनसे कहीं कुछ जो योग्यता में ऊपर थे, जो मेरा अपना देखना हुआ है। तो अगर कहीं योग्यता में ऊपर थे तो कहीं जो इस चुनाव में अगर कहीं अच्छा मतदान हुआ और मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा तो मैं नहीं समझता कि जो बदले हुए शहर हैं कोई बहुत ज्यादा डैमेज होंगे। देखिए पिछली बार की तरह चुनाव तो नहीं होगा, ऐसे विस्फोटक 68 वाले परिणाम तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कांग्रेस ने अगर कहीं वहां पे जैसे एक चर्चा थी तो वहां पे लग रहा था कि इतनी टिकटें कटेंगी, फिर बाद में बोले नहीं ये कहने की बात है, कांग्रेस जो है 10-12 टिकट ही काट पाएगी, इतना आसान नहीं होता। क्लोज फाइट देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल राजीव जी, 22 टिकट काटना अपने आप में बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल एक 22 टिकट काटे और उसके बाद अब किस तरह की क्लोज फाइट होगी ये तो देखना होगा। राजीव जी, रमन सिंह कहते हैं कि माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल कहते हैं कि रमन सिंह की जब लोकप्रियता चरम पर थी तब तो 52 सीट से ऊपर सीट पर आप गए नहीं, लेकिन इस बार जब सत्ता में है कांग्रेस के पास, देखिए आपके पास घोषणाएं हैं, भले ही आपके पास केंद्र की योजनाएं हो जनता के बीच जाने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास सरकार के किए गए कामकाज हैं। तो इस बार क्या लगता है, इस बार जब रमन सिंह मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, पूर्व सीएम के पद पर है, भूपेश बघेल की सरकार है, ऐसे में आपके लिए आसान होने वाला है? रितु जी, इसमें दो फैक्टर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और जो भूपेश बघेल जी ने भी जो प्रश्न उठाया कि जब हमारी लोकप्रियता चरम पर थी 2003, 2008, 2013, लेकिन देखिए अभी जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है नव मतदाता, बहुत सारे नव मतदाता जुड़े हैं जो बहुत उत्साह के साथ वोटिंग की है और वो जो वोटिंग की है वो एक बहुत नई करवट और नई दिशा दे रही है इस पूरे चुनाव को। और दूसरी बात है रितु जी, जो प्रदेश शासन का कुशासन रहा है, भयानक भ्रष्टाचार और कुप्रशासन और भाई भतीजावाद, ये अपराध का गढ़, शराब का गढ़, तो ये जो फैक्टर था उसमें बढ़ चढ़कर लोगों एक जनाक्रोश था अंदर ही अंदर, और वो जनाक्रोश जो है वो वोटिंग परसेंटेज शहरों में नहीं बढ़ा लेकिन गांव में बहुत उसका काम किया है। माताओं ने निकल कर वोट दिया, बोला हम कुछ नहीं बदलबो, जो नारा था वो बदला है। और जो केंद्र के प्रति जो लोगों की आस्था आप देखिएगा, 2014 का जनादेश, 2018 का जनादेश, और अभी वो जान रहे हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पूरे विदेश में, फोर्ब्स का मैगजीन हो, टाइम्स की मैगजीन, ठीक है राजीव जी, अब देखिए दिग्गजों के छत्तीसगढ़ में हुए दौरे कितना असर दिखाएंगे, वो जो सीट का आंकड़ा आएगा उस पर स्पष्ट हो जाएगा। सुरेंद्र जी, देखिए बीजेपी के पास इस बार ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। 68 पार, क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार कर पाएगी? 22 सिटिंग एमएलए के आप टिकट काट देते हैं, ऐसे में कई बागी भी हैं, तो क्या वो आपकी चिंता नहीं बढ़ाएंगे? तो जी केवल 22 सिटिंग एमएलए की टिकट की बात नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिरुद्ध दुबे जी ने, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस ने जो साहस दिखाया है न केवल उन 22 एमएलए की, बल्कि जो 2018 के चुनाव में जिन 18 सीटों पे हमको हार मिली थी वहां पर भी प्रत्याशी बदले, तो 22 और 18 कुल 40 नए प्रत्याशियों को मौका मिला। ऐसे बड़े डिसीजन पार्टी तभी लेती है जब बहुत मजबूत स्थिति में होती है। भारतीय जनता पार्टी को साहस नहीं कर पाई। सुरेंद्र जी, नए प्रत्याशियों पर भरोसा तो बीजेपी ने भी जताया है और संख्या तो वहां पर ज्यादा है, तो कहीं फायदा बीजेपी को तो नहीं होगा? रमन राज के जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी, जिनको जनता ने सबक सिखाया था, इस बार फिर से टिकट पा गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। इनके यहाँ जितने दागी थे रमन राज में, जिन पर आरोप था तमाम घोटालों के, वो टिकट पा गए। और केंद्र की आस्था की ये बात कर रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता भी मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं करता। बिलासपुर का मंडल अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, भाजपा का आशीष तिवारी का जो वक्तव्य है, आपके चैनल में भी डिबेट हुई थी उस विषय में, वो स्वयं उन्होंने कहा था
कि जनता तो मान चुकी है, भाजपाइयों तुम भी सुन लो, 15-15 लाख जिस प्रकार से खाते में आए, जिस तरह से 100 दिन में महंगाई कम हुई, जिस तरह से मोदी जी के वादे के अनुसार हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल गया, उसी तरह से आगे भी मोदी की गारंटी का हश्र होगा। तो भाजपा के सारे वादे, सारे दावे छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के फर्जी वाड़े की कलई भी 3 तारीख को खुल जाएगी। जिस तरह से पूरे चुनाव अभियान में भाजपा रितु जी केवल और केवल नकारात्मक मोड पर खड़ी रही। इनके यहाँ के जितने नेता हैं, चाहे वो नारायण चंदेल हो नेता प्रतिपक्ष, चाहे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह हो, 15 साल के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, इनकी कोई यहाँ पर पूछ परख नहीं थी। यहाँ 50 केंद्रीय मंत्री आए, कोई अपनी उपलब्धि नहीं बता पाया। 9.5 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, 15 साल छत्तीसगढ़ में। यहाँ राजीव जी अपनी बात रखिए। ठीक है सुरेंद्र जी, राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। मूछ बातें फिर रहे हैं। ठीक है राजीव जी अपनी बात रितु जी, इनके पास लोग बचे नहीं हैं। सारे लोग जो वरिष्ठ नेता थे वो दिवंगत हो चुके हैं, या बाकी लोग कहीं दूसरे पार्टियों में चले गए, या अपना राज्य के खुद वो मुखिया बन गए, छत्रप बन गए। चाहे दक्षिण की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, कोई नेता बचे नहीं। ये बड़ा हमारे सुरेंद्र भाई जी और अन्य प्रवक्ता बहुत बोलते हैं इनके पास नेता नहीं है। अरे भैया, हमारा परिवार अगर बड़ा है, पूरे भारतवर्ष में लोग हैं, तो हमारा क्या दोष है? आप अपने घर को देखिए कि आप भूपेश बघेल जी, जिनके ऊपर अकूत संपत्ति का भ्रष्टाचार है, जिनके सहयोगी जेलों में बंद है, जिनके सहयोगी के घर से करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं, सोने जवाहरात निकल रहे हैं, चाहे कोल स्कैम हो, रेत स्कैम हो, जमीन स्कैम हो, रोड घोटाला हो, शराब घोटाला हो, तमाम घोटाले की जो परतें निकल रही है, और आपको बड़ा दर्द होता है कि इनके बड़े नेता हैं। ठीक है राजीव जी, देखिए घोटाले की बात के लिए, आरोपों के लिए पर्याप्त समय था दोनों ही दलों के पास। इतना लूटा इन्होंने प्रदेश को। ठीक है पर्याप्त समय था। जी सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इस प्रकार से लूट खसोट की है, उसका परिणाम 3 तारीख को आएगा। ठीक है, क्या होगा परिणाम वो देखना होगा। सुरेंद्र जी जल्दी से कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से भूपेश पर भरोसे की सरकार के सामने पूरी तरह से नाकाम रही। अब इनका शीर्ष नेतृत्व भी यह समझ चुका था। भाजपा के नेता जो है षड्यंत्र रचते थे और ईडी के माध्यम से यह आरोप लगाते थे। तो असीम दास का जो प्रकरण है, जो भाजपा का कार्यकर्ता निकला, जिस प्रकार से महादेव में सोनी की एंट्री हुई, जिस तरह से भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के काले कलर की इनोवा से जो रकम की बरामदगी हुई, तो भाजपा का षड्यंत्र जो है वो भी उजागर हुआ है। और यह केवल और केवल आरोप लगा के इस तरह से यहाँ पर माहौल नहीं बनाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल रमन सिंह के कुशासन को भी भोगा है। ईडी में रमन सिंह के खिलाफ 2 मामले हैं। कितने बार पूछताछ हुई बताएं? छत्तीसगढ़ में तो 450 गिरफ्तारियां हुई है। केंद्र की सरकार 59% टैक्स वसूलती है। इन सारे फर्जीवाड़े से, सारे लोगों को स्पष्ट सारे सट्टेबाजी से आज पूरे देश में मोदी सरकार का संरक्षण है। चाहे वो 3 पत्ती हो, जंगली रमी हो, लूडो हो, महादेव हो, तो तमाम सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेम को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। 28% जीएसटी मोदी सरकार वसूले, 30% इनकम टैक्स इन सट्टा कंपनियों से मोदी सरकार वसूले, उसके ऊपर 4% ठीक है। सुरेंद्र जी, राजीव जी, देखिए जिस तरह से कई बार कथित घोटालों की बात कही गई, खूब आरोप लगाए गए, अब दौर शुरू हो चुका है दावों का। अब देखना होगा दावे किसके सच साबित होते हैं। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में देखिए दावे तो खूब किए जा रहे हैं और वो भी स्पष्ट बहुमत से, बड़े अंतर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जीत के दावे किसके सच होंगे और किससे मिलेगी सत्ता की चाबी, ये 3 दिसंबर को देखना होगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।